नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग उत्तर प्रदेश जीएस की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश जीएस की शुरुआत हम लोग उत्तर प्रदेश की मानचित्रावली के माध्यम से इस जीएस सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने अध्याय नंबर 1 लिया है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति यानी जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रत्येक लोकल एग्जाम में इस चैप्टर से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। तो इसका जो हम लोगों ने शेड्यूल बनाया है, तो एक तो हम लोग मैप बेस्ड पढ़ेंगे और दूसरा जो है हम लोग डायग्राम बेस्ड भी पढ़ेंगे। तो दोनों सिचुएशन को हम लोग यहीं पे हैंडल करते चलेंगे। जो चैप्टर के अंदर डिफ़िकल्ट वर्ड मिलेंगे जो समझ में नहीं आएंगे, उनको भी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है। तो पहले पता होना चाहिए सीमांत राज्य क्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है तो आपको सीमांत राज्य पता होना चाहिए। साथ ही उसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। इधर नेपाल है, नेपाल को स्पर्श करती है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व, जब उत्तराखंड का गठन नहीं हुआ था, तो इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत से भी जुड़ी हुई थी, लेकिन अब जो है अब नहीं जुड़ी हुई हैं, तो ये हट गई हैं, लेकिन नेपाल को स्पर्श करती हैं। इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो अब बात करते हैं सीमांत राज्य किसको बोलते हैं। सीमांत का क्षेत्रीय विस्तार होता है जो ऐतिहासिक राज्यों में पाई जाती है। तो ये तो पता है कि ऐतिहासिक राज्य है उत्तर प्रदेश, तो इस राज्य में सीमांत की विशेषता पाई जाती है। ऐतिहासिक राज्यों के प्रभाव क्षेत्र में दूरी के साथ कमी आने के कारण ऐसे क्षेत्र पाए जाते थे जहां उस राज्य का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाता था। ऐसे क्षेत्र को ही सीमांत क्षेत्र या सीमांत प्रदेश कहा जाता था। जैसे उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश का भाग था, लेकिन जो है वो अलग राज्य हो गया, तो उसकी जो है उसका प्रभाव जो है उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया। तो ऐसी जो है मतलब कि गतिविधियाँ थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश को सीमांत राज्य कहा जाता है। और उत्तराखंड के अलग होने के साथ ही उसके प्रभाव क्षेत्र में कमी आ गई उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तराखंड तो अलग हो गया, उसका प्रभाव क्षेत्र वहीं तक सीमित हो गया और उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश में रह गया। तो इस कारण इसको सीमांत राज्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती हैं। उत्तर में शिवालिक श्रेणियाँ पाई जाती हैं यहाँ पर, और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में, पश्चिम यहाँ हो गया और दक्षिण पश्चिम यहाँ हो गया और दक्षिण यहाँ हो गया। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, यमुना नदी, विंध्य श्रेणियाँ, ये दोनों पाई जाती हैं यहाँ पर। और पूर्व में गंडक नदी है, यानी इस ओर गंडक नदी है। ठीक है, बात बन गई। आगे बढ़ते हैं, भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। अब ये समझ में नहीं आया होगा कि गोंडवाना लैंड क्या है। कोई 22.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल भूखंड था जिसे भूविज्ञान की भाषा में पेंजिया कहा जाता था, लेकिन 20 करोड़ साल पहले वह टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया। यह विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे वाली परत, जिसे अपर मेंटल कहा जाता है, उसमें मौजूद द्रव पदार्थ ऊपर की ओर धक्का देता है, जिससे प्लेटें खिसकती रहती हैं। इस विभाजन से यह भूखंड 2 महाद्वीपों में विभाजित हो गया। उत्तरी महाद्वीप को लॉरेशिया और दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाने लगा। लॉरेशिया में कौन सम्मिलित हो गए, तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका शामिल थे। पृथ्वी की परतों का खिसकने का दौर जारी रहा और गोंडवाना लैंड के भी भाग पे भाग होते रहे। तो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन में बात की जाए तो गोंडवाना लैंड का भाग जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश होते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है। अब ये बात आ गई, प्रायद्वीपीय भाग क्या है। प्रायद्वीपीय भाग वो है जिसके महाद्वीप का वह हिस्सा जो 3 तरफ से महासागरों से घिरा हो। जैसे महाद्वीपीय भारत पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी पड़ जाता है, ये बंगाल की खाड़ी हो गई।
दक्षिण में हिंद महासागर हो गया और पश्चिम में अरब सागर हो गया। तो इसी का भाग हो गया। दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों द्वारा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो किस युग में हुआ है इसका निर्माण? प्री कैम्ब्रियन युग में। तो अब बात करते हैं प्री कैम्ब्रियन युग किसे कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन युग कहते हैं इसी काल से ही पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। यह काल लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गया था। इस काल के दौरान भूपर्वतीय महाद्वीपों व महासागरों इत्यादि का निर्माण हुआ और जीवन की उत्पत्ति भी इसी काल के दौरान ही हुई थी, यानी इतना पुराना है ये भाग। अगला है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो अब इनको भी समझ लेते हैं। ये रहा मैप। इसे बोलते हैं, कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। उत्तरी अक्षांश और ये 31 डिग्री 23 डिग्री 52 मिनट है और 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब अगली बात करते हैं उत्तर प्रदेश का देशांतरी विस्तार 77 डिग्री 23 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो अब बात करते हैं इसकी। तो 70 डिग्री 30 मिनट और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। और ये भी पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सीमाओं की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से लगी हुई हैं। दिल्ली सहित 8 राज्यों से लगी हुई हैं, साथ में दिल्ली सम्मिलित है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं उत्तराखंड है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से और दिल्ली यहाँ से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को टच करता है, और हरियाणा तीसरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, 8 हो गए। 8 राज्यों से सीमाएं सटी हुई हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। अगला पॉइंट है इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर से लगती हैं। तो ये देखिए गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद से लगती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं झारखंड से लगती है। तो पूर्वी सीमा की बात करें तो ये इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब। तो पूर्व में किसकी?
बिहार की और झारखंड की सीमा लगेगी। तो 2 ये राज्य हो गए। और अगला पॉइंट है, प्रदेश की उत्तरी सीमा नेपाल के अतिरिक्त उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश से लगी हुई है। उत्तरी सीमा जो है नेपाल के अतिरिक्त, नेपाल तो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, और जो है किससे लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से। तो 2 राज्य ये हैं, एक इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल बाउंड्री है। उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नेपाल है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। ठीक है, यही है ना जो राज्यों की बात है। 7 राज्य हैं, एक यूटी को मिला लिया जाए तो 8 हो जाएंगे, लेकिन राज्यों की बात की जा रही है तो 7 ही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं जो है हरियाणा, राजस्थान तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई हैं। पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में ये हो गया पोर्शन, तो हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से मिली हुई है। आगे बात करें, अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश की दक्षिणी सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती हैं। तो ये देखिए मैप में देख लेते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलती हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है। 11 जिलों को स्पर्श करता है मध्य प्रदेश और सबसे लंबी सीमा भी बनाता है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बात कर लेते हैं 11 जिले कौन कौन से हैं। इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है। तो सबसे बड़ी सीमा कौन सा बनाएगा राज्य, यही तो बनाएगा। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा रेखा स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट को टच करता है, वो भी सहारनपुर को। ये देखिए सहारनपुर को टच कर रहा है, एक ही जो है डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटी सीमा बनाता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सहारनपुर है, जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। इसके अतिरिक्त इस जिले की सीमा हरियाणा एवं उत्तराखंड से भी लगती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र वह जिले के नाम बताइए जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं। किससे? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और उत्तराखंड से। तो कौन सा है वो? सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं, सबसे छोटे ज़िले की बात की जाए तो हापुड़ है सबसे छोटा ज़िला, हापुड़ सबसे छोटा ज़िला है। और सबसे पश्चिमी ज़िले की बात की जाए तो शामली है, और सबसे उत्तरी ज़िले की बात की जाए तो सहारनपुर है। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और सबसे बड़े ज़िले की बात की जाए तो लखीमपुर खीरी है। और एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? बहराइच है, खीरी है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है और पीलीभीत है। ये जो है 7 जिले अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं नेपाल के साथ में। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य जो है कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से 3 ओर से घिरा जिला कौन सा है? ललितपुर है। तो ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा जिला कौन सा है? ललितपुर आंसर होगा। वहीं बात की जाए तो सोनभद्र जिले के सीमावर्ती राज्य कौन से हैं? तो सोनभद्र के जिले के सीमावर्ती राज्य जो हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हैं। अब बात करते हैं पूर्वी जिले की बात, तो बलिया सबसे पूर्वी है। और सबसे दक्षिणी जिले की बात की जाए तो सोनभद्र है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक 4 प्रदेशों को स्पर्श करने वाला
उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला सोनभद्र है। यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार को स्पर्श करता है। आपको दिखाया ही होगा पीछे, ये देखिए सोनभद्र झारखंड से भी, बिहार से भी, छत्तीसगढ़ से भी और मध्य प्रदेश से भी टच करता है। प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है। सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? ललितपुर। ये देखिए, सिर्फ जो है एक ही जिले को स्पर्श करता है, झांसी को। मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा जिला कौन सा है? तो ललितपुर ही है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। और प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है बदायूं है, जो 9 जिलों को स्पर्श करती है उसकी सीमाएं। और अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। तो ये जो है इन जिलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उत्तर प्रदेश का। और विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिलों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर जुड़ा है और हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा इत्यादि जिले जुड़े हैं। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान से मथुरा और आगरा जुड़े हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौन जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से सोनभद्र जुड़ा हुआ है, एकमात्र जिला जुड़ा हुआ है। और झारखंड की बात करें तो झारखंड से भी सोनभद्र ही जुड़ा हुआ है। अब बिहार की बात करें तो बिहार से महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र इत्यादि जुड़े हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत जुड़े हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से बात करें तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जुड़े हुए हैं, 2 ही जिले जुड़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में। तो भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी के लगभग 7.33% के बराबर है। कितना है भारत के क्षेत्रफल का? 7.33% है। पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 650 किमी तथा उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई 240 किमी है। ऐसी जो है लंबाई जो है 650 है और उत्तर से जो दक्षिण है उसकी है चौड़ाई जो है 240 किमी। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश में, चौथे पायदान पर है। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य जो हैं राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का ही नंबर आता है। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, जब जो है उत्तराखंड अलग राज्य बन गया उत्तर प्रदेश से अलग हटके। और अगला पॉइंट है, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर उत्तरांचल यानी अब उत्तराखंड जिसे बोलते हैं उस राज्य का निर्माण किया गया। तो कितने जिले चले गए? 13 पर्वतीय जिले चले गए उत्तरांचल में। अब बात करते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिलों की आरोही क्रम में। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? लखीमपुर खीरी का है 7,680 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पे सोनभद्र का है 6,788 वर्ग किमी। तीसरे नंबर पर हरदोई का है 5,947 वर्ग किमी। और चौथे पायदान पर है सीतापुर, जिसका क्षेत्रफल है 5,743 वर्ग किमी। अब बात करते हैं सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों को आरोही क्रम में। तो सबसे कम है 660 वर्ग किमी हापुड़ का। फिर उससे ज़्यादा है संत रविदास नगर का 1,015 वर्ग किमी। उससे कुछ ज़्यादा है गाज़ियाबाद का 1,034 वर्ग किमी है।
और फिर उसके बाद है शामली का नंबर आता है 1167.58 वर्ग किमी क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिले की। तो सबसे पूर्वी जिला जो है बलिया पड़ता है इस साइड, और इस साइड पड़ता है शामली, जिसकी बॉर्डर हरियाणा से लगती है। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः सहारनपुर एवं सोनभद्र है। तो सहारनपुर की जो सीमा है वो हिमाचल प्रदेश से लगती है, ऊपरी साइड पड़ता है, और सोनभद्र नीचे साइड पड़ता है, जिसकी सीमा जो है बिहार और जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगती है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली एवं बागपत हैं। इन्हें दिल्ली एनसीआर के दायरे में लाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग हुआ करते थे। पहला था पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा था मैदानी क्षेत्र और तीसरा था दक्षिण का पठारी क्षेत्र। लेकिन उत्तराखंड के गठन के पश्चात पूर्वा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है, जिसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला किया है उत्तर में भाबर व तराई भाग, दूसरा डिवाइड किया है मध्य में गंगा यमुना दोआब, तीसरा डिवाइड किया है दक्षिण में पठारी और पहाड़ी भाग। तो पहले बात करते हैं भाबर व तराई भाग की। तो इसको भी हम लोगों ने 2 भागों में बांट लिया, भाबर क्षेत्र को और तराई क्षेत्र को। तो भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है वो सहारनपुर और कुशीनगर में है, सहारनपुर और कुशीनगर में है, जो ऊपरी क्षेत्र है उसमें है। तो यहाँ पर जो है कंकरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है, और जो तराई क्षेत्र है उसमें जो है अवसादी मिट्टी पाई जाती है। और बात करते हैं मध्य गंगा यमुना दोआब की। तो इसका विस्तार यमुना और गंडक नदी के मध्य में है, जिसके एक पार्ट को कहा जाता है बागर क्षेत्र और दूसरे को कहा जाता है खादर क्षेत्र। तो बागर क्षेत्र जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वहीं खादर क्षेत्र में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बात करें दक्षिण में पठारी और पहाड़ी भाग की, तो एक तरफ बाघेलखंड है, दूसरी तरफ बुंदेलखंड है। तो बाघेलखंड किसको कहते हैं? मिर्जापुर के क्षेत्र को। और बुंदेलखंड किसको कहते हैं? बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी व ललितपुर वाले क्षेत्र को। तो इसमें जो है दक्षिण पठारी भाग की प्राकृतिक सीमाएं जो है, तो पूर्वी सीमा जो है केन नदी में लगती है, पश्चिमी सीमा जो है बेतवा पाहुज नदी में लगती है, और उत्तरी सीमा जो है गंगा यमुना में लगती है, और दक्षिणी सीमा जो है विंध्य पर्वत श्रेणियों से लगती है। इस तरीके से इसका डिवाइडेशन हो गया। अब देखते हैं इसके विस्तार रूप को। तो पहले बात करते हैं भाबर एवं तराई का प्रदेश। पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी भाबर और तराई कहलाती है। ये जो है सहारनपुर से लेके यहाँ तक के लिए भाबर और तराई क्षेत्र कहलाता है। ये तराई क्षेत्र कहलाता है। भाबर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्र में फिर प्रकट हो जाती हैं। जो भाबर का क्षेत्र है, सहारनपुर का क्षेत्र, वहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन जैसे ही देवरिया कुशीनगर साइड पहुँचो तो वहाँ नदियाँ प्रकट हो जाती हैं। भाबर क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी नदी से निर्मित स्थलाकृतियाँ बनती हैं। वहीं भाबर क्षेत्र वह पर्वतीय भूभाग है जो कंकड़ पत्थरों से निर्मित है, यानी कंकड़ पत्थर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी जिलों में हुआ है। तो ये देख लेते हैं, सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी इत्यादि ये सब हो गए क्रमवार तरीके से। पश्चिम में यह क्षेत्र 34 किमी चौड़ा है, परंतु पूर्व की ओर बढ़ने के साथ यह सकरा होता जाता है। पूर्व की ओर बढ़ने पर यह सकरा होता जाता है। ये देखिए, यहाँ से सकरा होता जा रहा है।
तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में दलदली एवं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है जो महीन अवसादों से निर्मित है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किमी तक चौड़ा था। इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर जिलों के भाग आते थे। तो इसी क्षेत्र को ही भाबर और तराई का क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और इसको जो है गंगा यमुना दोआब कहा जाता है, यमुना दोआब, और इसे जो है दक्षिण का पठारी भाग कहा जाता है। इधर कुछ वर्षों में भूमि सुधार के कार्यों के कारण इसकी चौड़ाई कम हो गई है, जिससे इसका काफ़ी भाग उपजाऊ भूमि के रूप में किसानों को प्राप्त हो गया है। अब यहाँ गन्ना, गेहूँ और धान की फसलें रिकॉर्ड पैदावार दे रही हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है। पूछा जा सकता है यहाँ पर किन चीज़ों की खेती होती है, तो गन्ने की होती है, गेहूँ की होती है, धान की, और साथ ही जूट की भी खेती हो रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले भागों में मिलने वाली प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को राढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राढ़ भी कहा जाता है। भाबर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को जोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई काप मिट्टी से बना होता है। भाबर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों द्वारा बाढ़ के दौरान लाई गई काप मिट्टी से बना है। तो पूछा जा सकता है कि किस मिट्टी से बना है, तो काप मिट्टी से बता सकते हैं। अगला है दूसरा नंबर, गंगा यमुना का मैदान। इसको 3 उपभागों में बांटा गया है। गंगा यमुना का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदानी भाग, और तीसरा है गंगा का पूर्वी मैदान। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान का विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी एवं 80 किमी चौड़ी पट्टी के रूप में है। गंगा यमुना के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, मुरादाबाद और बरेली जिलों तक मिलता है। ये जो है यहाँ से लेके ये सब गंगा का मध्य मैदानी भाग है। ये जो है गंगा का मध्य मैदानी भाग है। इसी के अंतर्गत जितने जिले आते हैं वो मध्य गंगा का मैदानी भाग है। अगला है गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं संत रविदास नगर के रूप में है। तो ये जो है भाग यहाँ से ये सब पूर्वी भाग है गंगा का। यहाँ जो जिले आते हैं वो पूर्वी भाग कहलाते हैं। और गंगा यमुना के मैदान का निर्माण कांप मिट्टी से हुआ है। गंगा यमुना की विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तो पूछा जा सकता है कि कितनी ऊंचाई है, तो 300 मीटर बता सकते हैं। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का निर्माण अभिनूतन एवं अति नूतन युग में नदी घाटी के अवसादीकरण से हुआ है। इस विस्तृत मैदानी प्रदेश का ढाल पश्चिमांचल में उत्तर से दक्षिण की ओर तथा पूर्वांचल में पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है। अगला है दक्षिण का पठारी मैदान। तीसरा नंबर है दक्षिण का पठारी मैदान। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पठारी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किमी है। कितना है? 45,200 वर्ग किमी है। दक्षिण पठारी प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड और बाघेलखंड आते हैं। बाघेलखंड और बुंदेलखंड भाग आते हैं। ये वाला भाग जो है बाघेलखंड और बुंदेलखंड का भाग आता है। ये जो है क्षेत्र जो है बाघेलखंड का होता है और ये जो है बुंदेलखंड का भाग होता है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है तथा भूभाग की उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इसके उत्तर में ही यमुना और गंगा बहती है ना, तो यमुना और गंगा नदी बहती हैं तथा दक्षिणी सीमा विंध्य पर्वत द्वारा निर्धारित होती है और इसके दक्षिण में ही विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं।
और पूर्व में केन नदी तथा पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदियां इसकी सीमा निर्धारित करती हैं। पश्चिम में तो बेतवा हो गई, इस साइड बेतवा हो गई, और इस साइड जो है केन नदी हो जाती है बांदा के पास। इसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा जिले, प्रयागराज जिले की मेजा और कच्छना तहसील, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्ज़ापुर का हिस्सा तथा चंदौली जिले की चकिया तहसील आती है। अगला है, इस पठारी क्षेत्र की समान ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है तथा कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से अधिक भी है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनाकर की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। पास ही में जो मतलब कि सोनभद्र जिला पड़ता है वो बागेलखंड का भाग है, तो उसके नीचे ही कैमूर की पहाड़ियां पड़ती हैं। उनकी ऊंचाई जो है लगभग 600 मीटर तक ऊंची है। अब बात करें बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिणी उच्च प्रदेश में विंध्य काल की प्राचीनतम नीच चट्टानों द्वारा तथा निम्न प्रदेशों में नदियों द्वारा विक्षेपित मिट्टी से हुआ है। और बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मिट्टी यानी रेगुर का विस्तार है। तो बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है जो मालवा पठार का ही विस्तारित रूप है। तो बगल में क्या पाया जाता है, मालवा का पठार जो जुड़ा हुआ है, उसमें कुछ मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड वाला क्षेत्र आता है, तो वहीं पर ही काली मिट्टी यानी रेगुर का विस्तार है। कैमूर श्रृंखला बुंदेलखंड से लगी हुई है, इसकी रचना विंध्य शैलों से हुई है। तो कैमूर की श्रृंखला भी बुंदेलखंड से लगी हुई है, चित्रकूट साइड, तो वो भी आती है और इसकी रचना जो है विंध्य शैलों से हुई है। अगला है, बुंदेलखंड में चिलास नामक घास बहुतायत में पाई जाती है। चिलास नामक घास, पूछा जा सकता है कि कौन सी घास पाई जाती है, तो चिलास नामक घास पाई जाती है। वहीं बाघेलखंड क्षेत्र में शंकुआकार टीले बहुतायत में मिलते हैं। और बाघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी। और बाघेलखंड के उत्तर एवं दक्षिण में क्रमशः सोनपुर एवं रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। तो सोनपुर की और रामगढ़ की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और दक्षिण पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई 300 मीटर है। तो दक्षिण पठारी प्रदेश की ऊंचाई जो पूछे तो 300 मीटर है। और दक्षिण पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है। दक्षिण पठारी प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं जो चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है और टोंस है। ये 5 नदियां पाई जाती हैं दक्षिण पठारी प्रदेश में। और यहाँ पर कम वर्षा के कारण इस पठारी क्षेत्र में वृक्ष वनस्पतियाँ छोटी होती हैं। यहाँ की मुख्य फसलें जो हैं ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ हैं। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश जीएस का अध्याय नंबर 1 उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियाँ यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया।